हेलो स्टूडेंट, आज के बीए एजुकेशन का हमने टॉपिक रखा है शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण और उसकी परिप्रेक्ष्य में लाभ हानि या गुण दोष इसका मूल्यांकन करना या कहें कि परीक्षण करना कि किस प्रकार से शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होने से और ना होने से क्या गुण दोष हमारे सामने या लाभ हानि हमारे सामने आते हैं। ठीक है, तो इस धारणा के अंतर्गत हमने इसको दो भागों में बांटा है कि एक शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है और दूसरा शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। पहला टॉपिक हमने रखा है शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है और दूसरा इसी के अंदर एक बिंदु है शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक बिंदु, प्रथम बिंदु पर शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है। हमने प्रमुख रूप से 7 बिंदुओं पर इस पर चर्चा करने का प्रयास किया है। लॉक, मिल और बेंथम जैसे शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि जब शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है तो व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं होता। नंबर 1, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं होता और नंबर 2, शिक्षा व्यवस्था संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था का दुरुपयोग होता है और वह राजनीतिक उद्देश्यों का साधन मात्र बन जाती है। अर्थात शिक्षा व्यवस्था का दुरुपयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों द्वारा, राजनेताओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे शिक्षक और छात्र भी राजनीति में जाने के लिए या राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त करने के लिए, उनका कृपा पात्र बने रहने के लिए भी शिक्षा का इस्तेमाल करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। इसमें दोनों तरह के लोग शामिल होते हैं। निजी व्यक्ति भी शिक्षा का राजनीति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दुरुपयोग करते हैं और शिक्षक और छात्र भी राजनीति के द्वारा शिक्षा का दुरुपयोग करते हैं। नंबर 2, शैक्षिक वातावरण में अस्थिरता आती है। चूंकि हमारे देश में हर 5 वर्ष में एक सरकार बदल जाती है और दूसरी सरकार उसकी जगह ले लेती है, तो क्या होता है कि शैक्षणिक पद्धति में बदलाव आ जाता है, शैक्षणिक वातावरण में बदलाव आ जाता है, शैक्षिक नियमों और कानूनों में भी बदलाव आ जाता है और इसी कारण से जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उससे सरकार भटक जाती है, शिक्षक भी भटक जाते हैं और छात्र भी भटक जाते हैं। जो मूल शिक्षक उद्देश्य हैं उससे सभी लोग भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं और विशेष रूप से शिक्षक, छात्र और शैक्षणिक कर्मचारी दिग्भ्रमित की स्थिति में आ जाते हैं। अगर हम देखें शैक्षिक कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न होती है। जब शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण हो जाता है तो शैक्षिक कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न होती है। विभिन्न शिक्षकों, छात्रों और शैक्षणिक कर्मचारियों ने माना है कि राजनेता, राजनीति से जुड़े हुए लोग और सरकार से जुड़े हुए लोग शैक्षणिक कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और ये कैसे होता है? शिक्षकों के चयन, नियुक्ति, शैक्षिक परीक्षाओं और उनके स्थानांतरण को तरह तरह से प्रभावित किया जाता है। सबसे पहले तो जिन लोगों के पास उचित रूप से शैक्षिक डिग्रियां नहीं होती हैं या जो कम शिक्षित गुणवत्ता परक शैक्षिक कह सकते हैं कि जो उचित रूप से शैक्षिक मार्कशीट और डिग्री को धारित नहीं करते हैं, उनको शिक्षा या शिक्षक के पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है, उनका चयन कर दिया जाता है और जो वास्तविक रूप से शिक्षक बनने के योग्य हैं वो भटकते फिरते हैं नियुक्ति पाने के लिए। धांधलियां करवाई जाती हैं, विभिन्न परीक्षाओं में घोटाले करते हुए, धांधली करते हुए जो लोग
उचित शैक्षिक डिग्री नहीं रखते हैं उनको शिक्षक के पद पर नियुक्त कर लिया जाता है, और कई साल बाद नौकरी करने के बाद जब उनकी जांच की जाती है, चाहे वह विभागीय जांच हो चाहे वह पुलिस द्वारा की गई जांच हो, तो उनकी शैक्षिक डिग्रियां फर्जी पाई जाती हैं। फिर भी राजनेताओं के संरक्षण के कारण ऐसे शिक्षकों को बर्खास्त नहीं किया जाता है, और अनुचित लोग, गलत लोग शैक्षिक सेवा से जुड़े रहते हैं, और जो योग्य लोग हैं वो शिक्षक बनने के लिए लगातार भटकते रहते हैं। इसी प्रकार से शिक्षकों को स्थानांतरण के द्वारा या उचित स्थान पर नियुक्ति के द्वारा भी तरह तरह से उनका शोषण किया जाता है राजनीतिक रूप से जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा। सबसे खराब बात क्या होती है कि जब राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण हो जाता है तो जो शिक्षक है, जो शैक्षणिक कर्मचारी है, उसका सम्मान, उसकी गरिमा को बार बार अपमान द्वारा और गलत लांछनों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। ये कार्य सरकारी शिक्षक के ऊपर भी लोग करते हैं और निजी लोग भी ऐसा करते हैं। शिक्षकों को, शैक्षणिक कर्मचारियों को, चाहे वह राज्य सरकार से समर्थित राजनेता हो, चाहे वह निजी शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधक हों, संगठन के से जुड़े हुए लोग हों, वो बार बार शिक्षकों का, शैक्षणिक कर्मचारियों का अपमान करते हैं, उनकी गरिमा को चोट पहुंचाते हैं, उनके सम्मान को चोट पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाते हैं? ताकि वह किसी भी प्रकार के उचित मान सम्मान की मांग न करें, ना वो उचित सम्मान मांग करें और ना ही उचित वेतन की मांग करें। इसीलिए उनको तरह तरह से डेमोलाइज कर दिया जाता है, उनमें कमियां निकाली जाती हैं ताकि वह किसी भी प्रकार के सम्मान और उचित वेतन की मांग ना करें। ये कार्य राज्य के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए भी उतना ही इसको आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं, और निजी संस्थानों में भी ऐसा होता है। दोनों जगह पे आप इसको देख सकते हैं। इससे गलत बात क्या होती है कि शिक्षकों को, शैक्षणिक कर्मचारियों को शिक्षा से संबंधित कार्यों में नहीं लगाया जाता है, बल्कि दूसरे कार्यों में उनका उपयोग किया जाता है, जैसे जनगणना, पशुगणना, मतदाता सूची का बनाना, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, मेडिकल कार्यों में उनकी नियुक्ति कर दी जाती है, और वस्त्रों को, छात्रों के लिए वस्त्रों का प्रबंध करना, राशन कार्डों के निर्माण में भी उनकी नियुक्ति की जाती है, उनको लगा दिया जाता है इन कार्यों में। जब शिक्षक दूसरे कार्यों को करेगा तो वह छात्रों को पढ़ाएगा कब? शिक्षा से संबंधित कार्य को कब करेगा? सफाई व्यवस्था में शिक्षकों की नियुक्ति कर जाती है कि शिक्षकों से सफाई करवाई जाए, या फिर शिक्षकों की देखरेख में सफाई करवाई जाए। तो जब शिक्षक ऐसे कार्य करेंगे तो उनके शिक्षण कार्य में गुणवत्ता कैसे आएगी? शिक्षा गुणवत्ता में कमी आ जाती है। जब राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण होता है तब शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, लेकिन जब राज्य का शिक्षा के ऊपर नियंत्रण नहीं रहता है, अर्थात शिक्षा को पूरी तरह से निजी हाथों में दे दिया जाता है, तब भी शिक्षा की गुणवत्ता में कमी पाई जाती है। ये दोनों जगह पे लागू होता है। ऐतिहासिक तथ्यों और पाठ्यक्रम से बार बार छेड़छाड़ की जाती है, क्योंकि सरकारें हमारे देश में लगातार बदलती रहती हैं 5 वर्ष के बाद, तो जो ऐतिहासिक तथ्य होते हैं, भौगोलिक तथ्य होते हैं, और उसको पाठ्यक्रम में बार बार छेड़ा जाता है, उसको बदल दिया जाता है। एक सरकार कुछ बताती है पाठ्यक्रम में और दूसरी सरकार उसी पाठ्यक्रम में कुछ और जानकारी छात्रों को, शिक्षकों को प्रदान करती है, जिससे कि छात्रों और शिक्षकों के मन में राज्य के प्रति या राज्य सरकार के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न होने लगती है। नकल को प्रोत्साहन दिया जाता है। राज्य सरकार के अंतर्गत जब शिक्षा के नियंत्रण में आती है तो बहुत सारे राजनीतिक दल नकल को प्रोत्साहन देते हैं, जिससे जो अयोग्य व्यक्ति हैं, जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, उनको डिग्रियां प्राप्त हो जाती हैं, और कई बार जानबूझकर योग्य
और प्रतिभाशाली छात्रों को डेमोलाइज करते हुए उनको कम नंबर दिए जाते हैं या उनको मध्यम स्तर के नंबर दिए जाते हैं, जबकि जिन्होंने नकल की है उनको उच्च स्तर के अंक प्राप्त हो जाते हैं। अब हम दूसरे एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड, कार्लाइन और रस्किन जैसे जो शिक्षा शास्त्री हैं वो मानते हैं कि शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना आवश्यक है। प्रथम बिंदु उन्होंने बताया कि भावी नागरिकों को तैयार करने हेतु शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि जो राज्य है वो शिक्षा नीति का निर्माण करता है, शिक्षा नीति का संपूर्ण क्षेत्र में क्रियान्वयन करता है, इसलिए वही भावी नागरिकों को तैयार करने में सबसे अधिक सक्षम होता है। नंबर 2, आर्थिक स्रोत तथा संसाधन की बहुलता। राज्य के पास जो होता है, राज्य के पास बहुत अधिक धन होता है, उसके पास आर्थिक संसाधन होते हैं, स्रोत होते हैं, जिससे धन की कभी कमी नहीं रहती है, कर्मचारियों की कभी कमी नहीं रहती है, शिक्षकों की कभी कमी नहीं रहती है। तो ऐसा मानते हैं ये लोग कि राज्य पर शिक्षा का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि लगातार रूप से शिक्षकों को, शैक्षणिक कर्मचारियों को उचित रूप में वेतन प्राप्त होता रहे। राष्ट्रीय भावना और देश प्रेम के विकास हेतु राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण आवश्यक माना है मैथ्यू अर्नोल्ड, कार्लाइल और रस्किन ने। इन्होंने माना है कि अगर हमें वास्तविक रूप से राष्ट्रीय भावना का, देश प्रेम का शिक्षकों और छात्रों में और शैक्षणिक कर्मचारियों में विकास करना है तो शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उचित क्रियान्वयन हेतु, क्योंकि राज्य ही शिक्षा नीति को निर्धारित करता है। हालांकि शिक्षा नीति शिक्षाविदों, शिक्षकों, छात्रों, छात्र परिषदों और शैक्षिक परिषदों के सुझावों के आधार पर, बुद्धिजीवियों के सुझावों के आधार पर निर्धारित की जाती है, बनाई जाती है, लेकिन उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित कौन करता है? उसको क्रियान्वित करता है राज्य। तो राज्य मानता है कि शिक्षा पर उसका नियंत्रण होना चाहिए। धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, वस्त्र, खानपान जैसे तत्वों को रोकने हेतु या उन पर नियंत्रण के लिए भी राज्य शिक्षा पर अपना नियंत्रण आवश्यक मानता है, क्योंकि जब ऐसा नहीं होता है तो सांप्रदायिकता का जन्म हो जाता है और सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए भी शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक माना गया है। शिक्षा के समान अवसर हेतु भी राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण आवश्यक माना जाता है, ताकि सभी छात्रों छात्राओं को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, वस्त्र, खानपान, लिंग, जाति, संप्रदाय जैसे फैक्टरों से बचते हुए शिक्षा के समान अवसर सबको प्राप्त हों और सभी लोग उचित रूप में शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन में उन्नति करें। ठीक है। शिक्षकों के उचित वेतन, सुरक्षा एवं स्थायित्व की रक्षा के लिए भी राज्य को शिक्षा पर नियंत्रण आवश्यक माना गया है। अर्थात शिक्षकों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर समान वेतन मिले। ऐसा ना हो कि एक ही शैक्षिक डिग्री के आधार पर दो शिक्षकों को अलग अलग वेतन दिया जाए, जैसा कि निजी कॉलेजेस में होता है, स्कूल में होता है कि दो शिक्षक हैं, दोनों समान रूप से पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों को ही एक शिक्षक को बहुत अधिक वेतन दिया जाता है और दूसरे शिक्षक को आधे से भी कम वेतन दिया जाता है। तो इस चीज को रोकने के लिए राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण आवश्यक माना गया है, ताकि शिक्षकों को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर समान वेतन प्राप्त हो और शिक्षकों की, चाहे वे पुरुष हो या महिला हो, शैक्षणिक कर्मचारियों को, चाहे वे पुरुष हो या महिला हो, उनके सुरक्षा के लिए भी
राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण आवश्यक माना जाता है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की स्थायित्व के लिए भी राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण आवश्यक माना जाता है, क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि किसी ना किसी बहाने के आधार पर, चाहे शैक्षणिक गुणवत्ता के आधार पे, चाहे रंग रूप के आधार पे, चाहे धर्म जाति क्षेत्र भाषा के आधार पर, चाहे वस्त्र के आधार पर, खान पान के आधार पर शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जाता है और उनका लगातार शोषण किया जाता है और 2-4 महीने उनसे काम करके उनको महाविद्यालय से, विद्यालय से, स्कूल से निकाल दिया जाता है। उनके चरित्र या नैतिकता पर सवाल उठाकर भी शिक्षकों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ना कोई बहाना बना के उनको उनके पद से हटा दिया जाता है और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से उनका शोषण किया जाता है। आज के जितने भी निजी विद्यालय हैं उनकी निश्चित रूप से जांच की जानी चाहिए कि उनमें किसी भी पुरुष या महिला शिक्षक या कर्मचारी का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण तो नहीं हो रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए और अगर इसकी ठीक प्रकार से जांच की जाए तो निश्चित रूप से गंभीर परिणाम आपको देखने में नजर आएंगे। सांप्रदायिकता को रोकने के लिए भी विशेष रूप से राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण आवश्यक माना गया है। और एक और पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, विदेशी संस्कृति और विदेशी धर्म के दुष्प्रभाव से बचाव हेतु सभी धर्म और संप्रदायों में निश्चित रूप से और उनकी संस्कृतियों में निश्चित रूप से कुछ अच्छे गुण होते हैं और कुछ निश्चित रूप से खराबियां भी होती हैं। तो हमें जो अच्छे गुण हैं, सद्गुण हैं, उनको अपनाने का काम करना चाहिए और जो दुर्गुण हैं उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए, उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। तो राज्य का शिक्षा पर नियंत्रण इसलिए भी आवश्यक माना गया है कि हम विदेशी संस्कृति और धर्म के दुष्प्रभावों से बचे रहें, लेकिन उनके सद्गुणों को अपनाएं, उनकी अच्छाइयों को अपनाएं। हम उनकी आंखें बंद करके नकल ना करें, बल्कि तर्क के आधार पर उनकी सद्गुणों को महत्व दें, उनके अच्छे विचारों को अपनी शिक्षा नीति में शामिल करें, किताबों में शामिल करें, ताकि शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारी और छात्र और शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोग उससे लाभ प्राप्त करें, चाहे वह लाभ शारीरिक लाभ हो, चाहे वह मानसिक लाभ हो, चाहे आर्थिक लाभ हो। क्योंकि प्रत्येक धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोगों में कुछ ना कुछ अच्छाइयां अवश्य ही पाई जाती हैं और शिक्षा के माध्यम से राज्य को उन अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा पर राज्य का जो नियंत्रण है उसको 2 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है जिसके प्रतिपादक लॉक, मिल और बेंथम महोदय को माना जाता है। और दूसरा बिंदु रखा गया है, शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है, जिसके प्रमुख प्रतिपादक मैथ्यू आर्नोल्ड, कार्ल लायन और रस्किन महोदय को माना गया है, जिन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण एक बुराई है और किस प्रकार से शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण आवश्यक है। तो आज आपने इस एक महत्वपूर्ण टॉपिक को उचित रूप से ग्रहण किया होगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।